रेफ्यूजी कन्वेंशन जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, इस कानून को इंडिया ने हस्ताक्षर नहीं किया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो एप्लीकेबल नहीं है, लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का केस में कहा कि जो ये प्रिंसिपल है कि रेफ्यूजी जो है वो भाग के आता है इंडिया में, क्योंकि उधर उसका सरकार जो है दमन कर रहा है। जैसे कि रोहिंग्या का लोगों को जान से मारा वो आर्मी, ये म्यांमार का आर्मी जान से मारा, महिलाओं को बलात्कार किया, ये किया वो किया, मार किया है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जरूरी नहीं कि रेफ्यूजी कन्वेंशन देखे, हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आर्टिकल 21 ये सभी के लिए लागू है जो इंडिया के भीतर है। और इंडिया के भीतर मतलब कुछ सिटीजन है, नागरिक, और कुछ फॉरेनर भी है, उनको भी राइट टू लाइफ और सरकार इनका रक्षा करना चाहिए। तो सिंपल, तो पूरा जो प्रिंसिपल सिद्धांत है रेफ्यूजी कन्वेंशन का सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया खुद, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारा संविधान से रक्षा मिलेगा, समझे? मगर सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि धर्मशाला नहीं है हमारा, तो क्या कहेंगे सर अब आप? ये तो है, एक तरफ तो ये है आइन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है, दूसरी तरफ वो आइन का जो सर जैसे मैंने बताया ना जी, जब इंडिया के लोग अमेरिका गया नौकरी लेने के लिए, स्टडी करने के लिए वगैरह, तो अमेरिका हमारे लिए एक धर्मशाला जैसा हुआ। जब हमारे सिख के लोग कनाडा में गया, इंदिरा गांधी का इमरजेंसी के बाद भागा, जब केपीएस गिल ने इतना अत्याचार किया, कितने यंग सिखों को जान से मारा, तो कनाडा एक बड़ा धर्मशाला जैसा हो गया हमारे लिए। हमने खटखटाया और उन्होंने दरवाजा खोला, तुम सिख है, तुम इंडिया से है, तुम इंदिरा गांधी ने आपके ऊपर दमन किया, प्लीज अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, सो जाओ, खाना खाओ, हमारा स्कूल में जाओ, हमारा अस्पताल में जाओ। धर्मशाला जैसा हो गया। यूके में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, पूरा दुनिया के देश है। हमको जो, जब हम गरीब लोग गए तो हमको एक्सेप्ट, स्वीकार किया ना, प्यार से रखा, प्यार से रखा, ये मेन पॉइंट है। और ये रोहिंग्या इधर है तो कोई बोलता है, मैंने सुना कि ऐसा हो गया कि इंडिया धर्मशाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों धर्मशाला नहीं है? धर्मशाला खोलना, धर्मशाला चलाना, धर्मशाला खोलना, खुश नहीं होते हम इंडियन के लिए खुश नहीं होता है कि परेशान लोगों को, पीड़ित लोगों को, उनको हमने धर्मशाला खोला। क्या क्या गलती है इसमें? इसमें ऐसा गलत क्या हो गया? इंडिया में धर्मशाला जैसा बन गया पीड़ित लोगों के लिए। तो ये जो धर्मशाला है, हम बोलना चाहेंगे अगर किसी ने ऐसा कहा कि हम धर्मशाला बनाएंगे लोगों के लिए। ये बीजेपी और आरएस के लीडर जो है ना, इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं, क्या जुडिशरी भी आप वही जबान इस्तेमाल? नहीं सर, हम जुडिशरी को ऐसा नहीं कर सकते सर। क्योंकि मैं एसआर मलकानी साहब से मैंने एक इंटरव्यू लिया सर एक मिनट। जुडिशरी में अलग अलग किस्म के लोग हैं और हमारा जुडिशरी अभी तक अच्छा है, 100% नहीं लेकिन 70% अच्छा है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लेफ्टिस्ट विचार का है, कुछ राइटिस्ट विचार का है, कुछ सेंट्रिस्ट विचार का है, अलग अलग किस्म के लोग। तो ये कोई बात नहीं, कोई जज कुछ बोलता तो हम लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा जुडिशरी ऐसे ही है। लेकिन 70% अच्छा है, 60% अच्छा है, तो हम लोग एक्सेप्ट करता है। हम ये नहीं कहते कि जज साहब हमारा फेवर में दो, नहीं, आर्ग्यूमेंट करो, घर जाओ, और जज साहब जो करेगा करेगा। तो अब ये जो आप लोगों ने ये इश्यू उठाया है, जिस तरह से पुश बैक किया गया है, तो अब इसका क्या होगा, आगे क्या होगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? अरे सर, पुश बैक अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से, इंडियन कानून के हिसाब से पूरा गलत है।
मैंने उदाहरण दिया ना, वो बांग्लादेशी लड़की, जी जी वो शादी केस लड़ रहे हैं। वो शादी का अरेंजमेंट करने के लिए आया, फिर वो बांग्लादेशी गए, वो बॉर्डर क्रॉस करने का कोशिश किया, उधर कुछ हंगामा हो गया, तो वो चढ़ के ऊपर बार्ब्ड वायर के ऊपर गए, उसका कुर्ता जो है उसमें फंस गया, उधर से लटकते रहा, और एक इंडिया का जवान ने उसके ऊपर शूटिंग किया, मर गया। तो ये पुशबैक होता है, हमेशा लोग मर जाते हैं पुशबैक में। यहाँ से तुम पुशबैक करोगे, वहां से वो सेना पुशबैक करे, कभी वो फायरिंग करेगा, कभी ये यहाँ से फायरिंग करेगा, मर जाते हैं लोग। तो क्या पुशबैक, ये क्या होता है? पुशबैक तो मर्डर है, पुशबैक का मतलब मर्डर, ठपक ठपक ठपक। कि आपने कहा कि हमारी कोर्ट के पास जो टॉप कोर्ट है हमारी, हाईएस्ट कोर्ट जो है, उसके पास टाइम नहीं है ह्यूमन राइट्स के इश्यूज के 10-10 साल एक मिनट, ये समझने की बात है। जी एक जमाना था 40-50 साल पहले, जी ह्यूमन राइट्स इश्यू सबसे पहला आता है। जी कोर्ट का लिस्ट देखोगे ना, सबसे पहला पब्लिक इंटरेस्ट केस, ह्यूमन राइट्स केस, स्लम ड्वेलर का केस, हेल्थ का इशू, एजुकेशन का इशू, फूड का इशू सबसे पहला आ जाता है। 40 साल के बाद, 50 साल के बाद पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कमर्शियल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, आर्बिट्रेशन केसेस, एक्साइज टैक्सेशन केसेस, सूट्स, ये सारे मैटर ऑन टॉप ऑफ द बोर्ड, और ह्यूमन राइट्स केसेस एकदम लास्ट में। और जज साहब को समय नहीं मिलेगा लेने का, है उधर, लेकिन समय नहीं मिलेगा। इस तरह से हमारा रोहिंग्या केस, कोई भी केस देखो, इतना सारे पब्लिक इंटरेस्ट केसेस है, 10 साल के बाद आता है, 8 साल के बाद आएगा। और प्रॉपर्टी का मैटर, जो संपत्ति का मैटर जब होता है, एकदम टॉप ओवरटेक करेगा हमारा ह्यूमन राइट्स ओवरटेक करेगा। और सुनो, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर। भाई बॉस, ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस साहब, जो ह्यूमन राइट्स केसेस जो है लड़ते हैं, और ख़ासतौर से ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़े सरगर्म रहते हैं। वो इस वक्त जो सूरत हाल है अदालतों में, जिस तरह की सूरत हाल है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उस पर जो है तफसीलात बता रहे थे। ख़ासतौर से एक उन्होंने केस बताया कि एक 10 साल पुराना एक केस चल रहा है। बांग्लादेशी एक खातून थी जो शादी के खर्चे को सामान खरीदने के लिए इधर आई थी। वो सरहद पार आगे पीछे जो है आना जाना लगा रहता है। वेस्ट बंगाल और जो है बांग्लादेश की जो सरहद मिलती है, तो वो वहाँ पर वो खातून जो है उसको जो है बीएसएफ के नौजवान ने, वो ऊपर चढ़ गई थी, उधर बांग्लादेश में कोई हंगामा हो रहा था उस तरफ, तो वो अपनी जान बचाने के लिए खारदार तार पर चढ़ गई थी। यहाँ से बीएसएफ के नौजवान ने उस पर गोली चला दी थी, जिसके नतीजे में वो जहाँ बाग हुई थी, ख़त्म हो गई थी। वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, गुज़श्ता 10 साल तक के चल रहा है। तो उसकी एक मिसाल पेश करके वो बताना चाह रहे थे कि कोर्ट में जो है, अब अदलिया में जो है, हुकूक़ इंसानी के हवाले से जो भी मुकदमात है उसको कोई तरजीह नहीं दी जाती है, वो पसे-पुश पड़े हुए हैं। जबकि इससे पहले जो कोर्ट का जो रवैया होता था, सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया होता था, वो सबसे पहले उस फर्स्ट प्रेफरेंस जो दिया जाता था, वो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को दिया जाता था। ह्यूमन राइट्स के मामला जो होते थे, मैटर्स होते थे, केसेस, उनको दिया जाता था। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।